Hello everybody, this is Cbse Science class 9th and it is chapter number 3 Atom and Molecules, and it is part number 7 of this chapter. And in this part we are going to learn about molecular mass and mole concept. Before these parts we have learned हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इस पार्ट से पहले हमने जो हमारे केमिकल फार्मूले होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, उनको कैसे लिखा जाता है, फार्मूले कैसे बनते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने वैलेंसी वगैरह अच्छे से याद कर रखी है तो इनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप एटॉमिक नंबर और उनकी जो वैलेंसीज होती हैं एलिमेंट्स की, उसको अच्छे से लर्न करके रखें तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। देन हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट टॉपिक है, वह है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, मतलब जो हमारा मोलिक्यूल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर CaOH2 ट्वाइस बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा। ये एक मोलिक्यूल है और इस पूरे का मास कितना होगा, हमने इससे पहले अपने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। जैसे कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 40 एटॉमिक मास यूनिट्स, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो उन सबको यदि हम जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इन सेक्शन 3.2.2 वी डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। तो इससे पहले हमने इस सेक्शन में 3.22 में एटॉमिक मास के कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। कार्बन 12 का जो मास होता है उसी के रिलेटिव हम दूसरे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास यूनिट में मास देते हैं। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मोलिकुलर मासेज, और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के बाद हम मोलिकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी भी मोलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं, है ना, ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल, मतलब एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी के एटॉमिक मासेज का सम यानी कि योग, उन सब का जो योगफल होता है उन सभी के मासेस का, वह क्या कहलाता है, हमारा मोलिकुलर मास कहलाता है, यानी कि आणविक भार कहलाता है। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मोलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा जो एटॉमिक मास था, है ना, हमने सभी एटम्स के यहाँ पर क्या लिए, एटॉमिक मास लिए, और वह हमने एटॉमिक मास यूनिट में लिए, मतलब वे भी रिलेटिव एटॉमिक मास थे। तो हमने जो मोलिक्यूल का मास निकाला है वह भी क्या होगा, रिलेटिव मास होगा, है ना। तो हमारा जो मोलिकुलर मास आएगा, यदि हम यहाँ यूनिट लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ U, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एटॉमिक मास है वह क्या है, रिलेटिव मास है, ठीक है, उस मोलिक्यूल का रिलेटिव मास है, ठीक। देन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हम इसको समझ पाएंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं मोलिकुलर मास को। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है आपको रिलेटिव मोलिकुलर मास ज्ञात करना है। तो रिलेटिव मोलिकुलर मास यदि लिखा हुआ है तो आपको अंडरस्टूड है कि आपकी जो यूनिट्स आनी है वो किस में आनी है, एटॉमिक मास यूनिट्स में आनी है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्राम या किलोग्राम में से कुछ नहीं लिखेंगे, ओनली यूनिट के रूप में क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो और H2O के अलावा यहाँ पर कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, 2 मोलिक्यूल आपको दिए गए हैं, तो ये बहुत सिंपल है, देखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो H2O है उसके अंदर देखेंगे कौन कौन से एटम है और कितने कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं आसानी से कि H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो हमें 2 हाइड्रोजन का मास ज्ञात करना होगा और 1 ऑक्सीजन का मास ज्ञात करके उन दोनों को हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। सो the molecular mass of water which contains 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen each। तो हमारा जो वाटर है इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, 2 × 1, है ना। 1 होता है हमारे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, तो 1 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 × 1, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसको जोड़ दिया है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इसको लिख दिया 1 × 16, और ये हो जाएगा 1 × 16 = 16, और 2 + 16 हो जाएगा हमारे 18 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो हमारे वाटर का जो रिलेटिव मोलिकुलर मास है वह कितना हो जाएगा, 18 यूनिट्स हो जाएगा। और आप जब इसको सोल्व करें तो आप सिर्फ 18 लिख के नहीं छोड़ दें, है ना, इसको 18 के बाद आपको पीछे यूनिट्स भी लिखना है, ठीक है। यू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। देन बी,
बी में हमारे पूछा था HNO3 का मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तीन तरह के यहाँ पर एटम है और टोटल यहाँ पर 3 और 1 4 और 1 5 5 एटम है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन। तो इनका हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। तो HNO3 में द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो हमने क्या लिख दिया 1। देन नाइट्रोजन है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, तो हमने लिख दिया 14। और नाइट्रोजन भी 1 है, इसलिए इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। और हमारा जो ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक मास होता है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 इंटू 16 विल बी इक्वल टू 48। 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 14 प्लस 1 15 और 15 एंड 48 हमारे हो जाते हैं 63 यूनिट्स। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं यदि आपको एटॉमिक मास याद हैं। तो आप जब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करते हैं, उनके सिंबल याद करते हैं, तो उसी के साथ साथ आप उनके एटॉमिक मास भी याद कर लें। और इसका तरीका मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि एटॉमिक मास जनरली एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होते हैं। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक मास थोड़े अलग होते हैं या पॉइंट्स में होते हैं, तो उनको आप अलग से याद कर लें। गिनती के 2-5 होंगे, आपको ज़्यादा हैवी फॉर्मूले यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, सिंपल ही दिए जाते हैं। तो जो 1 to 20 आपके एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर वाले, उनके आप एटॉमिक मास ज़रूर याद करके रखें। देन फॉर्मूला यूनिट मास। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें फॉर्मूला यूनिट मास को समझना है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। तो जो फॉर्मूला यूनिट है ये हम जनरली जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कि जो आयन से मिलकर बनते हैं, ऐसे कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड हमारे क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। और ये बिल्कुल मोलिकुलर मास की तरह से ही है ना। मोलिकुलर यूनिट मास जो होता है या मोलिकुलर मास हम लिखते हैं, उसी को हम फॉर्मूला यूनिट मास कह रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो मोलिक्यूल होगा वह एक आयोनिक मोलिक्यूल होगा या आयोनिक कंपाउंड होगा। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट मोलिकुलर मास। और ये दोनों एक ही तरीके से, एक ही जैसे इनको हम सोल्व करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। द ओनली difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particle are ions। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना होता है कि जो ये फॉर्मूला यूनिट वर्ड होता है, ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान रखें, ये जो वर्ड होता है फॉर्मूला यूनिट, यह वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, यह वर्ड उन पदार्थों के लिए यूज किया जाता है जो आयन से मिलकर बनते हैं, या आप सिंपली कह सकते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबाउ हैज अ फॉर्मूला यूनिट NaCl। तो जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड ऊपर बनाकर देखा था, है ना, एक आयोनिक कंपाउंड होता है, Na+ और Cl- से मिलकर बनता है। तो इसका जो फॉर्मूला यूनिट मास होगा वह क्या होगा, 1 × 23, क्योंकि 23 सोडियम का एटॉमिक मास होता है और यहाँ सोडियम है 1, इसलिए हमने लिख दिया 1 × 23। और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, इसलिए हमने लिख दिया 1 × 35.5। 1 क्यों लिखा, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं 1। तो 35.5 प्लस 23 मिलकर हमारे हो जाते हैं 58.5 यूनिट्स। तो ये बिल्कुल सेम है, मोलिकुलर मास ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बस एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए कि कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको ये अंडरस्टूड है और आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हमें मोलिकुलर मास ही कैलकुलेट करना है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। तो हमारा जो एग्जांपल है इसमें आपको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर 1 है और क्लोरीन कितने हैं 2 है। इस बात को आप अच्छे से नोटिस कर लें पहले कि यहाँ कौन सा एटम कितना है और किसका एटॉमिक मास क्या होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो हमने लिख दिया 40, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो क्लोरीन 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया 40 + 71 और इज इक्वल टू 111 यूनिट्स या एटॉमिक मास यूनिट्स, इसका फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पर आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ कई सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए गए हैं। कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेज।
या कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको एटॉमिक मास याद नहीं है तो आप ऊपर जो टेबल दी गई है एटॉमिक मासेस की या आपके पास नहीं है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में सब कुछ दिया गया है अच्छे से, तो आप इनको कैलकुलेट करें, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर वर्बली इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर अभी आप यहाँ पर देख लें कि हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होगा। यहाँ हाइड्रोजन के मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो H2 का मोलिकुलर मास, है ना, इससे सिंपल शायद ही कोई होगा, है ना, इससे सिंपल कुछ भी नहीं होगा। 1 × 2 = 2। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास विल बी 2। ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 2, एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 16 × 2 = 32। क्लोरीन का हमारे एटॉमिक मास होता है 35.5 और इसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल में Cl2 में 2 क्लोरीन है, इसलिए 35.5 × 2 हो जाएगा हमारे 71, 35 35 70 और 0.5 हमारे 1 होता है, तो 70 + 1 71। देन CO2 में हमारे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। एक कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 16। तो 12 + 2 × 16, तो 2 × 16 होता है हमारे 32 और 32 + 12 हो जाएंगे हमारे 44। तो CO2 का एटॉमिक मास मोलिकुलर मास हमारे हो जाएगा 44 यूनिट्स आप ज़रूर लिखें, पीछे आपको U यहाँ पर ज़रूर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के मास लिखे गए हैं, जिंक का लिखा गया है, सोडियम का लिखा गया है, इन सब के पीछे U लिखा गया है क्योंकि दे आर ऑल रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो आप इस तरह से इनको करके देखें, और जब तक आप खुद स्वयं से करके नहीं देखेंगे ये आपको नहीं आएंगे और ना ही लर्न होंगे। तो लर्न करने का अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चन सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। देन हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक आ जाता है मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो यदि आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से आ जाता है, और यदि आपके समझ में नहीं आया, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये कभी भी समझ में नहीं आता है। और जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं 10th में, 11th में, 12th में, तो आपको इससे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी जो आपकी 9th क्लास है इसमें आपकी सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो भी केमिस्ट्री में यूज होती हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल कंसेप्ट, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको समझाने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अपने नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा अच्छे से। तो आप जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे 20 कम से कम, उनके एटॉमिक नंबर वगैरह अच्छे से लर्न कर लें, एटॉमिक मास लर्न कर लें, इससे आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।